हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न एंड फन पर। बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की, राइट। अब मैं आप लोगों को अगर बताऊं बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, चर्चा को लास्ट क्लास से ही हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कूलम लॉ पढ़ लिया था, सभी बच्चों को पता है बेटा कूलम लॉ क्या होता है, ठीक। बेसिक फॉर्म ऑफ कूलम लॉ हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। कैसे कैसे फोर्स दो चार्जेस के बीच में एक्ट करता है, दो चार्जेस की कहानी क्या होती है, चार्ज वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब हम लोगों को क्या करना है बेटा, हम लोगों को कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ना है। तो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, ठीक है। उसके अलावा क्या पढ़ना है जी, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ के अलावा हम लोगों को पढ़ना है बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। और इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, कूलम लॉ के क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये क्लास सभी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी बोर्ड्स में कूलम लॉ है। उसके अलावा नीट और जेई में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस लेवल के और उस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी एक ही साथ में बहुत सारी तैयारी, बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी ट्रैक पे रहे, ठीक है। हाँ, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में मैंने आप लोगों को बताया बेटा क्या लिखना है हमें, प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्स लॉ, ठीक है। इसको समझने के बाद हम प्रॉब्लम्स ऑन कूलम लॉ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी क्लास में हम कूलम लॉ को खत्म भी कर देंगे, ठीक। चलिए बेटा शुरू करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ से। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, ठीक है। इस पे सवाल कैसा बन सकता है, थ्योरी कैसी बन सकती है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये हम लोगों को सीखना है इस क्लास में, ठीक। अच्छा बेटा, हमने ना अभी तक जो फोर्स पढ़ा है और दो चार्जेस के बीच का, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा था, राइट। डायरेक्शन हम खुद से अज्यूम करके लिख रहे थे कि यार अगर दो चार्ज पॉजिटिव हैं तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग एक दूसरे को रेपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज तो रेपेल करते हैं, है ना। और अगर दो चार्ज नेगेटिव हैं तो भी वो रेपेल करेंगे, अलोंग द लाइन जॉइनिंग फोर्स लगेगा, ये बात याद रखनी है बस हमें। लेकिन दो चार्ज अगर ऑपोजिट नेचर के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो भी हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग। लेकिन अगर मान लीजिए आपको स्पेस में दो पॉइंट चार्ज दे दिए जाएं और उनका पोजीशन वेक्टर बता दिया जाए, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास में दो चार्ज हैं, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। मान लेते हैं स्पेस में हमें दो चार्ज दिए हुए हैं, जेड एक्सिस भी आप कंसीडर कर सकते हो, बट हाँ हम लोग अभी के लिए ऐसे मान लेते हैं एक प्लेन में दो चार्ज रखे हुए हैं ना, ये ओरिजिन है, ठीक है। मैं कह रहा हूं बेटा पहला चार्ज है Q1, यहां रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। दूसरा चार्ज है लेट से Q2 और ये यहां रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि Q1 का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा, Q1 का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कुछ कोऑर्डिनेट होगा, जैसे मान लो कि 3,5 होगा ना, तो उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेटा कि मान लीजिए एक पॉइंट है कहीं पे स्पेस में, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 3,5, तो आप बेटा इसका पोजीशन वेक्टर बना सकते हो। आर वेक्टर कैसे बना सकते हो, 3i कैप प्लस 5j कैप, कि बेटा ये ये इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 है, यानी कि 3 के साथ आई कैप आएगा, वाई कोऑर्डिनेट 5 है तो 5 के साथ जे कैप आएगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट हमें स्पेस में दिया जाए, क्या हम उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा, उस पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पोजीशन को बताता है कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर। क्या कह रहा हूं मैं, किसी भी पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या बताता है, पोजीशन को बताता है, कौन, पोजीशन वेक्टर। जैसे अगर मैंने लिखा r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप, इसका मतलब यह है कि जो पार्टिकल है इसका x कोऑर्डिनेट 3 होगा, y कोऑर्डिनेट 5 होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे जो दोनों चार्ज हैं उनकी हमें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पोजीशन पता है। कैसे पता है, हमने कहा कि इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है r1 वेक्टर। r1 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, कि जहां पे Q1 चार्ज रखा हुआ है उसकी पोजीशन को प्रेजेंट करने वाला वेक्टर है R1 वेक्टर, ठीक है। R2 वेक्टर मान लेते हैं बेटा हम, किसको, R2 वेक्टर मान लेते हैं हम लोग, किसको मान लेते हैं R2 वेक्टर,
Q2 पार्टिकल या Q2 चार्ज के पोजीशन वेक्टर को, ठीक है। अच्छा जी, सही बात है। तो हमें बेसिकली कूलम लॉ के वेक्टर फॉर्म में क्या दिया हुआ है बेटा, हमें दिया हुआ है कि दो चार्ज है, उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और दोनों चार्जेस की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पोजीशन दी हुई है या पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब मुझे बोला गया कि सर आप एक काम करो, आप फोर्स निकाल दो किसी एक चार्ज पे वेक्टर फॉर्म में। तो मैंने लिखा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 के ऊपर Q1 के कारण फोर्स निकालना, मैं Q1 पे भी Q2 के कारण निकालूंगा, दोनों पे निकालूंगा और डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है दोनों में, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, पहले मुझे Q2 पे Q1 के कारण लगने वाला फोर्स निकालना है। किसके ऊपर फोर्स निकाल रहा हूं, Q2 पे। किसके कारण निकाल रहा हूं बेटा, Q1 के कारण, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, कैसे, इसको आप लिख दो F21 वेक्टर फॉर्म में लिखो पहले, तो वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो वेक्टर फॉर्म में F21 का मतलब है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो आएगा K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। अब बेटा दोनों के बीच की दूरी तो आपको पता ही नहीं है, आपको तो ये पता है कि Q1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कहां रखा है और Q2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कहां रखा है, ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी को कैसे निकालेंगे, सुनो ध्यान से बेटा। सबसे पहले हमें दोनों की जो बीच की दूरी है, यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस है, उसका भी एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका भी एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसे हम कहेंगे आर वेक्टर। और आर वेक्टर का हेड उस चार्ज की तरफ होगा जिस पे हम फोर्स लिख रहे हैं। ध्यान से लिख लो, नोट कर लो इस बात को। आर वेक्टर का हेड उस चार्ज की तरफ होगा जिस पे हम फोर्स लिख रहे हैं। हम किस पे फोर्स लिख रहे हैं बेटा, हम Q2 पे फोर्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने एक आर वेक्टर ड्रॉ किया इन दोनों की, मतलब Q2 की पोजीशन बता रहा विद रिस्पेक्ट टू Q1। ये आर वेक्टर जो है ये क्या कर रहा है बेटा, ये Q2 की पोजीशन बता रहा विद रिस्पेक्ट टू Q1 के Q2 Q1 से कितना दूर है, और हमें यही तो दूरी चाहिए थी। अरे हमें यही तो दूरी चाहिए थी कि Q2 Q1 से कितना दूर है, इसको हमने आर वेक्टर मान लिया, राइट। अच्छा, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच की दूरी चाहिए तो मैंने यहां पे लिख दिया आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए होता है सिर्फ मुझे, ठीक है यहां पे, ठीक। अब ये बेटा हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया के Q1 Q2 अपॉन जो दूरी है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। पोजीशन वेक्टर पता है मुझे आर वेक्टर, उसका मैं पोजीशन वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा, ठीक है। अच्छा सर ये तो मैग्नीट्यूड आया है सिर्फ, ठीक है, और इस मैग्नीट्यूड में भी हमें आर वेक्टर पता नहीं, ये तो हमने माना है, ये तो हमने खुद ने माना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर ट्रायंगल लॉ क्या मैं ये बोल सकता हूं कि R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर होंगे R2 वेक्टर के, विच मीन्स R वेक्टर विल बी इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, सुन ध्यान से भाई। वेक्टर ट्रायंगल लॉ सबको पता है कि दो अगर सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो वेक्टर और तीसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हो तो तीसरे वाले का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों के सम के बराबर होता, पता है ना, वेक्टर ट्रायंगल लॉ। दिस प्लस दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, तो R1 प्लस R बराबर R2 होगा, तो वहां से R वेक्टर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर मुझे R वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बेसिकली मैं R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं। किसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा बेटा, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, ठीक है। R1 R2 तो मुझे पता है कि Q1 चार्ज कहां रखा हुआ है, Q2 चार्ज कहां रखा हुआ है, ये तो पता है। तो उन दोनों को बस मुझे क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में डिफरेंस निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, या आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। मतलब मुझे दोनों चार्ज के बीच की दूरी पता चल गई, ठीक। वो दी हुई नहीं थी, वो हमने निकाल ली है वेक्टर का यूज करके, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं Q2 पे फोर्स देख रहा हूं ड्यू टू Q1, सुनना ध्यान से, तो क्या Q1 Q2 पे इधर की तरफ ही फोर्स लगाएगा क्या इधर की तरफ ही फोर्स लगाएगा क्या, क्योंकि अलोंग द लाइन जॉइनिंग फोर्स लगता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग फोर्स लगता है, याद है ना। अच्छा अब मैं Q2 पे देख रहा हूं तो Q1 Q2 पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, क्या फोर्स की जो डायरेक्शन है और आर वेक्टर की डायरेक्शन है वो सेम है क्या। अरे फोर्स जिस डायरेक्शन में है क्या आर वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, जी सर, फोर्स जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में। इसका मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो आर वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर से, तो बेटा मैं यहां पे लगा दूंगा आर कैप साथ में। आर कैप क्या है, आर कैप है आर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, क्योंकि हम डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता होगा।
पता है ना? नहीं पता है? वेक्टर्स थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, बहुत काम आएंगे यहाँ पे, ठीक। अच्छा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बना, इसमें मैं बेटा आर वेक्टर की जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा काम करना चाहता हूं। क्या काम करना चाहता हूं, सुनना ध्यान से। मैंने F21 वेक्टर लिखा, दिस विल बी K Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर और साथ में आ गया आर कैप, ठीक है। अब हमारी प्रीवियस नॉलेज से वी नो दैट हम क्या जानते हैं बेटा, हम ये जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का जो कैप होता है उसको आप वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मॉड लिख सकते हो, ये तो पता है। जैसे ए कैप होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, ठीक है, ये लिख सकते हो। तो आर कैप की जगह में आर वेक्टर अपॉन आर का मॉड लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से मेरा फॉर्मूला बन के आ गया के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मॉड, ठीक है। यहां मॉड का स्क्वायर है, यहां एक और मॉड है, तो बेटा ये बन जाएगा F21 विल बी इक्वल्स टू के Q1 Q2, ठीक है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मॉड का क्यूब, ठीक है। अब आर वेक्टर की वैल्यू निकाल ली ना, R1 और R2 के टर्म्स में रख दो यहां पे, तो F21 वेक्टर जो आएगा बेटा इट विल बी K Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का क्यूब। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। कुछ रटना नहीं है बेटा, एक सिंपल सा तरीका है, उस तरीके के थ्रू ही हमें जाना और वैसे ही ये सवाल सॉल्व होंगे आप लोगों से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को यहां तक की बात? ये क्या है, 2 पे 1 के कारण फोर्स है। क्या है ये, 2 पे 1 के कारण फोर्स है। अच्छा, अब आपको पता है क्या कि अगर मैं ये बोलूं कि F21 जो होगा क्या माइनस ऑफ F12 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब अगर इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो F12 बन जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो मॉड्यूलस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव हो जाएगा। तो आप यहीं से 1 पे 2 के कारण भी फोर्स निकाल सकते हो, बस R1 माइनस R2 आ जाएगा वहां पे। बेटा मॉड पे तो फर्क पड़ना नहीं, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड है, बस सिंपल सी बात है। उसमें से R2 में से R1 को घटाओ, चाहे R1 में से R2 को घटाओ, मॉड पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज इट इज मैग्नीट्यूड। तो 2 पे 1 के कारण फोर्स आ गया, तो 1 पे भी 2 के कारण निकाल सकते हो, बस इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्शन ही तो अपोजिट होगी। अरे भाई अगर 2 पे 1 के कारण इधर लग रहा है तो सबको पता है कि 1 पे 2 के कारण इधर लगेगा, तो डायरेक्शन ही तो अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इस फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगी, सिंपल एकदम, ठीक है। अच्छा, अब कई बच्चों को ये डाउट आता है कि सर इस पे ना सवाल कैसे पूछा जाता है, ये मतलब जनरली बच्चों को डाउट रहता ही है, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। तो बेटा सवाल इस पे ऐसा आता है कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए अपने पास में कोई स्पेस है, उसमें एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और दूसरा चार्ज रखा हुआ है लेट से Q2, ठीक है। तो Q1 का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, सवाल ही लिख रहा हूं मैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ, या ऐसा मान लो कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q1 एंड Q2 आर respectively 2,3 एंड 4,9 है, ठीक है, ये है, ठीक। ये कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। फाइंड फोर्स ऑन Q1, इस बार Q1 पे देख रहे हैं, ड्यू टू Q2, ठीक है। Q1 पे Q2 के कारण फोर्स निकालना है, ठीक है। अच्छा, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए तो आप सीधा सीधा एक काम कर सकते हो बेटा, क्या काम कर सकते हो कि Q1 का पोजीशन वेक्टर आप मान लो R1, ठीक है, इसको R1 मान लो, और Q2 का मान लो R2, ठीक है ना। देखो तरीका देखो ध्यान से। अब मैं आप लोगों को बोलूं कि R1 क्या होगा, तो आप कहोगे सर R1 वेक्टर वो होगा 2i कैप प्लस 3j कैप। मैं आप लोगों को बोलूं बेटा R2 वेक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे सर वो होगा 4i कैप
प्लस 9j कैप, यही होगा ना, यही होगा ना। ये R2 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है। अब देखो ध्यान से सुनना, मुझे फोर्स किस पे लिखना है, Q1 पे लिखना है। किसके कारण, Q2 के कारण। तो जिस पे फोर्स लिखते हैं R वेक्टर का हेड उसकी तरफ होता है, याद है ना, अभी बताया था, जिस पे फोर्स लिखते हैं R वेक्टर का हेड उधर की तरफ होता है। तो हमने Q1 पे फोर्स लिखना है, तो Q1 की तरफ इस बार R वेक्टर का हेड कर दो, दिस इज R वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर ट्राइंगल लॉ से देखो, ये सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और ये क्लॉकवाइज जाने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों का सम इस बार इसके बराबर होगा, मतलब वेक्टर ट्राइंगल लॉ से R2 प्लस R will be equals to R1 vector, which means R vector is equals to R1 minus R2। आ गया कि नहीं आ गया, R वेक्टर आ गया बेटा, सिंपल है एकदम। अच्छा, सारी चीजें निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले हमें 1 पे 2 के कारण फोर्स लिखना है, तो वी विल राइट एज F12 वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो हम लिखेंगे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच की दूरी कितनी है उसको रिप्रेजेंट करने वाला R वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर, और फोर्स भी R वेक्टर की डायरेक्शन में, R कैप की डायरेक्शन में होगा। देखो R वेक्टर इधर है ना, तो फोर्स जो 1 पे लगेगा 2 के कारण इधर ही लगेगा, F12। तो फोर्स की डायरेक्शन और R वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो फोर्स की डायरेक्शन R कैप की डायरेक्शन में होगी, तो मैंने R कैप लिख दिया, ठीक है। अच्छा, R वेक्टर क्या है, R1 माइनस R2। तो बेटा R1 लिखो यहां पे, R1 कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप, इसमें से माइनस कर दो R2 को, 4i कैप प्लस 9j कैप, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा ये बन जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4i कैप माइनस 9j कैप, ठीक है। तो आपके पास में जो R वेक्टर आ रहा होगा, दिस इंप्लाइज, i में से i घटा दो तो आ जाएगा माइनस 2i कैप और माइनस 6j कैप। ये अपना R वेक्टर आ गया। क्या आ गया बेटा, R वेक्टर आ गया। क्या आ गया R वेक्टर 4i में से 2i गए तो माइनस 2i, 9 में से 3 गए तो माइनस 6i जे कैप, ठीक है। तो माइनस 2i माइनस 6j कैप आ गया, ठीक है। तो R वेक्टर एक बार लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना बेटा। R वेक्टर हम लोग लिख लेते हैं एक बारी। R वेक्टर क्या आ रहा है हमारे पास में, माइनस 2i कैप माइनस 6j कैप, ठीक है। अच्छा, इसका मॉड अगर मुझे निकालना हो बेटा तो कैसे निकालेंगे, किसी भी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारे पास में, कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट में 4 प्लस 36 यानी कि रूट 40, कितना आ गया, रूट 40 आ गया, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को। अच्छा जी, अगर मैं बेटा यहां से R कैप निकालना चाहता हूं, तो R कैप क्या होता है, R कैप होता है R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मॉड, यही होता है। तो यहां पर रख दो इस वैल्यू को, रख दो F12 विल बी इक्वल्स टू K Q1 Q2, ठीक है ना। ये क्या आएगा, R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मॉड और डिवाइडेड बाय R वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, है ना। मॉड का स्क्वायर है, यहाँ पे मॉड है, ये क्यूब हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ R वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ साथ में आ जाएगा R वेक्टर के मॉड का क्यूब, ठीक है। और R वेक्टर हमने निकाल ही लिया है, तो F12 विल बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R वेक्टर कितना है, माइनस 2i कैप माइनस 6j कैप, और उसका मॉड कितना आ रहा है, रूट 40 का क्यूब कर दो, बस हो गया। दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इन वेक्टर फॉर्म। सीख गए ना सभी लोग। तो कुछ नहीं करना है बेटा, बस आपको वही सेम फॉर्मूला लगाना है, उसमें बस ये देख लेना है कि वेक्टर फॉर्म अगर आप देखोगे तो फोर्स हमेशा आर वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, तो हम यहाँ पे आर कैप अलग से लगाना होगा बस। और आर कैप अगर हमने लगा दिया है तो आर कैप को हम फिर अगेन आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। आर वेक्टर कहां से निकालेंगे, उसी वेक्टर ट्राइंगल लॉ से, सिंपल। और आर वेक्टर का हेड किधर होगा, जिस तरफ जिस चार्ज पे फोर्स लिख रहे होंगे उस चार्ज की तरफ होगा। आर वेक्टर का हेड किसकी तरफ होगा, जिस चार्ज पे फोर्स लिख रहे हैं उसकी तरफ होगा आर वेक्टर का हेड। फेयर इनफ, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। ठीक है, चलिए अब क्योंकि फोर्स बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अब समझना पड़ेगा कि क्या होता है। कि अगर मैं दो चार्जेस के बीच में फोर्स लिखना चाहूं, ठीक है, अगर मैं दो चार्जेस के बीच में फोर्स लिखना चाहूं
किनके बीच में, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, लेकिन दो से ज्यादा चार्ज हुए तो मतलब ये है बेटा कि मान लीजिए यहां एक चार्ज है Q1, ठीक है, यहां एक चार्ज है Q2, पॉजिटिव ये मान लेते हैं, यहां एक चार्ज है Q3, ठीक है। मेरे से बोला गया है कि फोर्स लिखो आप, फाइंड फोर्स ऑन, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ, Q3, ठीक है, Q3 पे फोर्स लिखना है। अब देखो वैसे तो ये आपको पता है एक्शन रिएक्शन फोर्स है, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है बेटा, ठीक है ना, उसको हम R12 कह लेते हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, उसको हम R23 कह लेते हैं। अच्छा, वेक्टर नहीं, बस मैग्नीट्यूड की बात। इन दोनों के जो बीच की दूरी है बेटा, उसको हम लोग R13 कह लेते हैं, ठीक है, कह लेते हैं, ठीक है जी सर, कह लेते हैं। अब यार देखो, मुझे किस पे फोर्स देखना है सर, मुझे फोर्स देखना है Q3 पे। अच्छा, तीनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, अरे लगा रहे होंगे या नहीं लगा रहे होंगे, ये इस पे भी लगा रहा है, ये इस पे 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 लगा रहा है। लेकिन मुझे क्या देखना, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि Q3 पे कितना फोर्स है। तीनों तो एक दूसरे पे लगा रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है, पर्पस समझो, सवाल को समझो, आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व है। पर्पस ये है कि मुझे Q3 के ऊपर फोर्स देखना। अच्छा, तीनों पॉजिटिव है अभी के लिए, मैं मान रहा हूं, है ना, ऑल आर पॉजिटिव चार्जेस, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैं काम करता हूं, मैं Q3 पे फोर्स देखना चाहता हूं Q2 के कारण, तो Q2 क्या करेगा बेटा, Q3 को अलोंग द लाइन जॉइनिंग दूर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो Q2 ने अलोंग द लाइन जॉइनिंग Q3 पे दूर की तरफ फोर्स लगा दिया, इसको हमने नाम दे दिया F32, ठीक है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। अच्छा, Q1 भी इस Q3 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ये भी दूर की तरफ लगा रहा होगा, तो ये होगा F31, हो गया, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा ये दो फोर्स हैं, ये दो फोर्स हैं। अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है किसी भी पॉइंट पे, तो बेटा फोर्स का रिजल्टेंट हमेशा वेक्टर सम से निकलता है। तो एफ नेट जो आएगा Q2 Q3 के ऊपर, वो आएगा रिजल्टेंट ऑफ F31 एंड F32, कि 1 ने कितना फोर्स लगाया और 2 ने कितना फोर्स लगाया, उनका वेक्टोरियल सम जो होगा, उस सम का रिजल्टेंट जो होगा वही Q3 के ऊपर फोर्स होगा। बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप डायरेक्ट इसे जोड़ नहीं सकते, इसमें एंगल मैटर करेगा, इसमें एंगल मैटर करेगा, दोनों ही फोर्सेस के बीच का कितना है। कितने भी पार्टिकल हों, वो पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, हमें पूछा जाएगा किसी एक पार्टिकल पे फोर्स, तो देखो आसपास कितने चार्ज हैं, वो उस चार्ज पे फोर्स लगा रहे होंगे, और वो जो फोर्स आ रहा है उसका रिजल्टेंट निकाल लो, वो नेट फोर्स है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी में बहुत सारे सवाल हैं इस चीज के ऊपर, और डेफिनेटली वी कैन सॉल्व दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बहुत आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं इक्विलेटरल, ठीक है जी बेटा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने लिया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो पता है ना क्या होता है, चलो मेरे पास परफेक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने का भी साधन है, तो मैं इसे यूज करूंगा, है ना, टेक्नोलॉजी को तो यूज करना चाहिए ना बेटा। यहां बना लेते हैं, ठीक है, चलो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, बस हो गया काम। दिखाई दे रहा है ना सभी लोगों को, दिख रहा है ना सभी लोगों को, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इस पे एक बार पेन मार देता हूं, ठीक है, ये हो गया। अरे यार, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन हो गई, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, बट ठीक है, एडजस्ट कर लो। दिस इज 60, दिस इज 60 एंड दिस इज 60। अच्छा, साइड इसकी मान लेता हूं मैं L है, कितनी है बेटा, L है, ठीक है। अच्छा सुनना, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, लेट से -Q, यहां पे रखा हुआ है +Q, ठीक है, और यहां पे भी लगा हुआ है एक +Q, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है सभी लोगों को, अरे क्लियर है क्या। मुझसे क्या कहा गया, मुझसे कहा गया कि इसके ऊपर ये चार्ज पॉइंट A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। मुझसे कहा गया कि फाइंड, क्या कहा गया कि फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है सिर्फ, मैग्नीट्यूड
ऑफ फोर्स ऑन Q3, Q3 मतलब चार्ज एट सी पे रखे हुए चार्ज पे आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब देखना एक ही एग्जांपल है और इससे सारी कहानी हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर होगी देखो भाई, ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। पहले इस चार्ज का देखते हैं। देखो फोर्स किसके ऊपर लिखना है, इस चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा होगा, बाकी के दो चार्ज जो स्पेस में है। अरे बाकी के दो चार्ज जो स्पेस में वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दूर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसको बोल दिया मैंने FBC, FCB, फोर्स ऑन सी ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज एट सी ड्यू टू चार्ज एट बी, बी पे रखे हुए चार्ज के कारण सी पे रखे हुए चार्ज के ऊपर फोर्स, ठीक है। अच्छा ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग खींच रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इसको मैं बोल देता हूं FCA, ठीक है। अरे नेगेटिव चार्ज क्या करेगा भाई, पॉजिटिव को अपनी तरफ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अट्रैक्ट करेगा। मुझे इस पे फोर्स लिखना है, इन दोनों पे फोर्स देखना ही नहीं मेरे को कि ये इन दोनों पे कितना फोर्स लग रहा है। क्यों नहीं देखना, क्योंकि मुझे इस पे फोर्स लिखना है, ऐसा सवाल में बोला गया है। जिस पे फोर्स लिखना उसको चेक करेंगे, ठीक है भाई। ये पूरी लाइन का एंगल कितना होता है 180, अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। अब दो फोर्स हैं 120 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो, बहुत आसान है। कैसे निकलेगा देखो ध्यान से। अरे देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं FCB का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। ये होगा K Q1 Q2। बेटा मैग्नीट्यूड जब लिखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज लिखते हैं, साइन नहीं लगाते, निशान नहीं लगाते कि पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, डायरेक्शन अपने आप निकल जाती है। डिवाइडेड बाय L²। अब मैं लिखता हूं FCA कितना आएगा, मतलब उसका इसके ऊपर फोर्स K Q इंटू Q अपॉन L², क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये दूरी भी तो L ही होगी, ठीक है ना। चलो जी, तो दो फोर्स है दोनों बराबर है, तो इसको मैं F मान लेता हूं तो ये भी F ही होगा। अगर मैं इसको F मान रहा हूं तो ये भी F ही होगा, दोनों बराबर है, ठीक है। अच्छा तो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे 120 डिग्री पे, तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बेटा, F नेट जो मैग्नीट्यूड होगा F नेट का वो आएगा अंडर रूट में पहले फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला फोर्स दूसरा फोर्स दोनों के बीच के एंगल का कॉस। ऐसे ही निकलेगा क्या, अरे ऐसे ही निकलेगा क्या, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही है ना। तो ये आ गया अपने पास में अंडर रूट में F² प्लस 2F² कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, और ये 2 से 2 कटा, ये माइनस आगे आ गया, तो आ गया अंडर रूट ऑफ F² प्लस F² माइनस F², ये कैंसल आउट हो गया। तो बेटा अंडर रूट ऑफ F² आ गया विच इज इक्वल्स टू F। तो नेट फोर्स जो आ रहा है वो F के बराबर आ रहा है, यानी कि KQ अपॉन L²। इतना फोर्स लग रहा है टोटल इसके ऊपर, KQ इंटू L², KQ अपॉन L², ठीक है जी, क्लियर है जी, बिल्कुल सिंपल है। कोई डाउट तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक, सिंपल है एकदम, समझ में आ गया होगा कैसे लिया है कैसे लिखा है ना। अच्छा एक और सवाल करते हैं बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इक्विलिब्रियम वाले सवालों को करना है ना, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए अपने पास में इस तरह से एक स्क्वायर है, अच्छा स्क्वायर भी तो मैं बना ही सकता हूं, बना देते हैं, चलो बढ़िया सा स्क्वायर बनाया मैंने ना। अब इसकी लीपा पोती कर देते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना, ठीक है जी, लुक्स लाइक स्क्वायर, लुक्स लाइक स्क्वायर, हाँ सर दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा है। चलो एनीवेज ड्राइंग गंदी है मेरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। चार चार्ज रखे हुए हैं, लेट से इसके ऊपर रखा हुआ है प्लस Q, इसके ऊपर भी रखा हुआ है प्लस Q, इसके ऊपर भी रखा हुआ है प्लस Q, और इसके ऊपर भी रखा हुआ है प्लस Q। इस बार मुझे इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है, इस वाले के ऊपर, इस वाले के ऊपर फोर्स निकालना है, निकाल सकते हो। दिस इज ए, पॉइंट ए है ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। तो मैंने कहा, मेरा क्वेश्चन ऐसा आया मेरे पास में कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट
चार्ज बी, चार्ज एट बी। जो बी पे रखा हुआ है कॉर्नर पे चार्ज, उस पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, ठीक है। गिवन है आपको साइड ऑफ स्क्वायर इज ए, स्क्वायर की साइड है ए। कितनी है बेटा स्क्वायर की साइड? ए है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा सुनो, किस पे फोर्स निकालना है, पहले उसको निशाना बना लो भाई, इस पे फोर्स निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं बेटा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्या कर रहा होगा, इसको धकेल रहा होगा, मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दूर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ठीक है। भाई सी क्या कर रहा होगा, इसको अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दूर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। अच्छा ए वाला क्या कर रहा होगा, इस पॉजिटिव को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दूर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दूर की तरफ फोर्स लगा दे, एफ ए बी ए, सॉरी एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अच्छा ये भाई क्या कर रहा होगा, ये भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉजिटिव है ना, दूर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, एफ बी डी, ठीक है। तीन फोर्स लग रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, तीनों का रिजल्टेंट निकाल लूंगा, वही यहां पे क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा, बस खत्म। ये वही है जो 11वीं में आपने फोर्सेस पढ़े थे, बस और कुछ नहीं, वेक्टर रेजोल्यूशन है और कुछ नहीं है बेटा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये वेक्टर रेजोल्यूशन है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। अच्छा जी, अच्छा अगर बेटा इसकी साइड ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो क्या आप ये वाली दूरी निकाल सकते हो? हाँ भाई, ये ए है, ये ए है, तो ये √2a हो जाएगी, है ना। ट्राइंगल है सिंपल राइट एंगल, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट ये होगा, ठीक है। अच्छा एफ बी ए निकालना एक बारी, एफ बी ए, अगर आप एफ बी ए निकालोगे तो वो आएगा के क्यू अपॉन दूरी कितनी है भाई, ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप एक बार एफ बी सी निकालो, इस पे इसके कारण फोर्स के क्यू अपॉन दूरी अगेन ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, मतलब एक पॉइंट है, सुनना ध्यान से, उसके ऊपर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक ऐसे कर रहा है 90 डिग्री पे, इसकी वैल्यू अगर एफ है, एक 90 डिग्री पे ऐसे कर रहा है, तो इसकी वैल्यू भी एफ है। सुन लो ध्यान से सुन लो, एफ बी ए और एफ बी सी दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि तीन को एक साथ सॉल्व करना आसान नहीं है, या तो आप कंपोनेंट लेके करो, ठीक है, या तो आप कंपोनेंट लेके करो। कंपोनेंट लेके नहीं कर रहे हो तो डायरेक्ट आप पहले दो को सॉल्व करो, फिर तीसरा वेक्टर को सॉल्व करो, राइट। तीन फोर्स लगे हुए हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले दो का रिजल्ट निकालते हैं, तो जो रिजल्टेंट आता है उसका बचे हुए के साथ रिजल्टेंट निकालते हैं, राइट, ऐसा ही है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि जो ये है एफ बी ए वही एफ बी सी है। 90 डिग्री पे दो फोर्स अगर लगे, 90 डिग्री पे अगर दो फोर्स लगे तो उनका रिजल्टेंट होता है √2f, ये तो याद होगा, कितना होता है, √2f होता है, और वो दोनों बराबर फोर्स है तो 45 डिग्री पे आता है। वेक्टर्स तो याद है ना, नहीं है तो बेटा एक बार रिविजिट कर लेना 11th वाला वेक्टर्स, ठीक है। मतलब कि इन दोनों का रिजल्टेंट तो आ गया, तो अपना जो बेटा फोर्स है वो एक इधर लग रहा है, ठीक है ना, 45 डिग्री पे ही लग रहा था, वो भी मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले की बीडी की, ठीक है ना। बेटा इनको लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 45 होगा, ये तो पता है ना, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल भी 45 होगा, 90 है ना टोटल एंगल, ठीक है। तो एंगल 45 होगा, तो एफ बी डी का जो एंगल है, एफ बी डी का जो एंगल है वो 45 है हॉरिजॉन्टल के साथ, और इसका एफ बी सी और एफ बी ए का जो रिजल्टेंट आया √2f वो भी 45 पे आ रहा है, मतलब √2f ये भी 45 पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, तो एफ नेट जो आएगा वो आएगा √2 टाइम्स एफ प्लस एफ बी डी, √2 टाइम्स एफ प्लस एफ बी डी। तो ये √2 टाइम्स एफ की वैल्यू थी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ बी डी भी निकाल ही लेते हैं, ठीक है ना। एफ बी डी कितना आएगा भाई, मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन दूरी कितनी है, √2a, तो √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये बन गया के क्यू अपॉन 2a का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट कितना आएगा देखो, के क्यू स्क्वायर होगा, तो के
क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ गया, √2 प्लस 1/2 आंसर आ गया। ये नेट फोर्स है उस चार्ज के ऊपर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। क्या करना है भाई, वेक्टर ही तो है, वेक्टर सम करना है, हो गया काम भाई। क्या करना है, वेक्टर ही तो है, वेक्टर सम करना है, हो गया काम, ठीक है। क्या करना है, वेक्टर सम करना है, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है क्या। अच्छा, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे हमेशा फोर्स 0 होगा, ये याद रखना। फोर्स इज 0 एट सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं ऐसे। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब यह है बेटा कि आपके पास कोई भी एनसाइड पॉलीगन हो, जैसा मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना, सुनना ध्यान से। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके यहां पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है Q, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है Q, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है Q। ये इसका सेंट्रोइड है, ठीक है। तो इसके सेंट्रोइड पे अगर आप कोई चार्ज ले जाके रखते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो चार्ज जो C पे है, ठीक है ना, उस पे नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, उसके भी वर्टेसेस पे सेम चार्ज रखो। याद रखना, अगर ये चार्ज अलग अलग हो गए तो सिमेट्री बिगड़ जाएगी। सिमेट्री का मतलब होता है परफेक्ट सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है परफेक्ट सिमेट्री। इस पे निकाल के देख लो फोर्स, ये वाला क्या करेगा, इसे नीचे धकेलेगा, ये वाला क्या करेगा, इधर धकेलेगा, ये वाला क्या करेगा, इधर धकेलेगा, ठीक है। तीनों बराबर लगभग वैल्यूज आएंगे तो रिजल्टेंट उनका 0 आ जाएगा, कुछ कुछ ऐसा ही करके देख लेना। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिस इज योर वर्क, यू शुड डू इट। अच्छा, स्क्वायर के सेंटर पे रख दिया कोई चार्ज, सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री, सिमेट्री ध्यान रखो। मतलब एक स्क्वायर हो, स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो ना, कि एक सिमेट्रिक शेप है, एंगल वेंगल सेम होते हैं, साइड सेम होती हैं, ठीक है। यहाँ प्लस क्यू रख दिया, यहाँ प्लस क्यू रख दिया, यहाँ प्लस क्यू रख दिया, और यहाँ प्लस क्यू रख दिया, ठीक है। अगर आप इसके सेंटर पे देखोगे, कोई भी चार्ज रखोगे सेंटर पे, ठीक है, मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जो चार्ज पे फोर्स होगा, जो सी पे रखा हुआ चार्ज है ना सेंटर पे, इस पे जो फोर्स होगा वो भी 0 होगा, वो भी 0 होगा। सिमेट्री के सेंटर पे फोर्स 0 होगा। कोई भी एनसाइडेड पॉलीगन हो, आप उसको ले लो, पेंटागन को ले लो, उसके पेंटागन के 5 कॉर्नर हो गए, ठीक है, पांचों कॉर्नर पे एक एक चार्ज रखा हुआ है। अगर पेंटागन के सेंटर पे मैं एक चार्ज ले जाऊं, उस पे भी फोर्स 0 होगा, ठीक है। बस रेगुलर पेंटागन होना चाहिए, मतलब सिमेट्रिक पेंटागन होना चाहिए, साइड सेम होनी चाहिए उसका, ऐसा ऐसा। अगर हेक्सागन में ले लूं, हेक्सागन के 6 कॉर्नर पे मैं 6 चार्ज रख दूं पॉजिटिव Q, और सेंटर पे जाके मैं कोई भी चार्ज रखूं, तो उस चार्ज के ऊपर भी फोर्स 0 होगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सिमेट्री के सेंटर पे, सिमेट्री का मतलब होता है कि कॉर्नर्स पे कोई भी इनसाइड पॉलीगन है, उसके कॉर्नर पे एक्चुअल में चार्ज Q होना चाहिए, और हर एक कॉर्नर पे चार्ज सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 2Q रखूंगा तो यहाँ भी 2Q, यहाँ भी 2Q, यहाँ भी 2Q होना चाहिए, तब इस पे फोर्स 0 होगा। अगर यहाँ मैं -5Q रख रहा हूं तो यहाँ पे भी -5Q रखूंगा, यहाँ पे भी -5Q, यहाँ पे भी -5Q, तभी सेंटर पे कोई चार्ज है उस पे फोर्स 0 आएगा। अगर ये चार्ज अलग अलग होंगे तो सिमेट्री नहीं होगी, तो सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, तो सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी सिमेट्री जो है उसके सेंटर पे फोर्स जो होगा किसी भी चार्ज के ऊपर वो 0 होगा। किसी भी सिमेट्री के सेंटर पे आप कोई चार्ज रखो, उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। सिमेट्री कब बनेगी, रेगुलर साइडेड, कोई भी रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन हो, उसके हर एक कॉर्नर पे सेम चार्ज रखा हुआ, तो उन सभी चार्जेस के कारण सेंटर पे जो चार्ज होगा उसके ऊपर फोर्स नेट होगा 0। नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, सिंपल है। चलो अब एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, सुनना जरा ध्यान से। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि ध्यान से सुन लो भाई, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए चार्ज के ऊपर, ठीक है। मान लो मैंने कहा आपसे कि यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव Q, ठीक है, यहां पे एक और चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव Q, ठीक है। ये जो दूरी है दिस इज लेट्स से R, ठीक, क्लियर है। अब मुझे कहा गया, क्या कहा गया कि
कि इनके बीच में मैं कोई तीसरा चार्ज लाता हूं, लेट्स से तीसरा चार्ज ले आया मैं कैपिटल क्यू, ठीक है। तो अ चार्ज कैपिटल क्यू इज kept between Q1 and Q2 at a distance x from Q1. Find x so that capital Q is in equilibrium. क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है सो दैट कैपिटल Q इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब यह है बेटा कि आपने लेट से यहां से x दूरी पे कहीं एक पॉजिटिव चार्ज Q रख दिया है, ठीक है। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? r माइनस एक्स हो जाएगी। आपको x निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे भाई? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाया किधर की तरफ? दूर की तरफ, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा किधर की तरफ? दूर की तरफ। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो गए तो इसमें नेट फोर्स जीरो है, मतलब इक्विलिब्रियम में। बस जीरो कर दो, हो गया काम, हो गया बेटा। के इसका फोर्स इसके ऊपर और इसका फोर्स इसके ऊपर, जीरो कर दो। क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कर दो के क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ रहा है आर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर आ रहा है आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर के। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, एक्स इज इक्वल्स टू आर माइनस एक्स, तो एक्स को इधर ले आओ, 2x इज इक्वल्स टू आर, 2x इज इक्वल्स टू आर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? आर बाई 2। दैट्स माई आंसर, दैट्स माई आंसर, दैट्स माई आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इक्विलिब्रियम भी हो गया चार्ज का। हो गया नहीं हो गया? हो गया नहीं हो गया? अरे हो गया है नहीं हो गया? ठीक है, सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस पर बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं बेटा, एक्चुअल में इस पर बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे। ठीक, अच्छा एक बढ़िया सवाल कर लेते हैं, है ना। ऐसे छोटे मोटे सवाल तो अब आप कितने ही कर लोगे यार, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई है बढ़िया, तो अब कितने ही छोटे मोटे सवाल कर लोगे, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बहुत सारे सवाल, ढेर सारे सवाल कर सकते हो अब तो आप। अच्छा एक और सवाल करते हैं, ठीक है, अच्छा सवाल, ठीक। सवाल को सुनना बस। इधर एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, जिसका 4 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या है? चार्ज है टोटल, ठीक। इस चार्ज से किसी दूरी पे लेट से एक और चार्ज है पॉजिटिव, इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है, बट ये पॉजिटिव है, नेचर पॉजिटिव है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अच्छा मेरे से कहा गया कि along the line joining these charges, along the line joining for E and E, ठीक है, where should a third charge capital Q be kept so that all charges, सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो, आर इन इक्विलिब्रियम। क्या कहानी है बेटा, समझ रहे हो? क्या कहानी है बेटा, समझ रहे हो कि तीसरा चार्ज कहां रखा जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज। मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ कैपिटल क्यू का और
नेचर भी बताना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा सुनना आप ध्यान से, पहले सवाल समझा देता हूं मैं क्या है जल्दी से। ये एक चार्ज है पॉजिटिव जिसका मैग्नीट्यूड है 4 टाइम्स ई, ठीक है। इससे लेट्स से कि आर दूरी पे कोई मान लेते हैं ऐसे एक और चार्ज रखा हुआ है प्लस ई, ठीक है। मेरे को एक तीसरा चार्ज लेके आना है, ठीक है, कि सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। सिस्टम का मतलब है तीनों चार्ज, अगर कोई भी दो इक्विलिब्रियम में होंगे तो तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में होगा, ये याद रखना। कोई भी दो इक्विलिब्रियम में हुए तो तीसरा अपने आप ही इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा, अगर मैं बीच में एक चार्ज लेके आता हूं, मान लो पॉजिटिव, ठीक है, ले आया मैं, ठीक है। ये पॉजिटिव इधर फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव इधर फोर्स लगाएगा, तो इसके ऊपर तो नेट फोर्स 0 हो गया, तो ये तो इक्विलिब्रियम में, लेकिन तीनों होने चाहिए, तीनों होने चाहिए। तो इसका तो कहानी खत्म करो, ठीक है। अच्छा मैं इसका इक्विलिब्रियम चेक करता हूं, बेटा ये पॉजिटिव इधर फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव इधर फोर्स लगाएगा, तो ये चार्ज तो इधर मूव कर जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं है। सेम कहानी इसके साथ होगी, दोनों चार्ज मिलके इस पे इधर ही फोर्स लगाएंगे, तो बीच में तो मैं कोई चार्ज ला ही नहीं सकता, बीच में तो मैं कोई चार्ज ला ही नहीं सकता, पॉजिटिव चार्ज बीच में तो मैं ला ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा अब एक बार नेगेटिव रख के चेक कर लेते हैं, नेगेटिव हो सकता है क्या चार्ज, देख लेते हैं। अगेन अगर यहां पे +4e है, यहां पे e है, ठीक है, तो देखते हैं नेगेटिव चार्ज सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रख सकता है कि नहीं। देखो ये पॉजिटिव है, इधर फोर्स लगेगा नेगेटिव पे, ये पॉजिटिव इधर फोर्स लगाएगा नेगेटिव पे, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, मतलब कि ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अच्छा इसका इक्विलिब्रियम चेक करें, चेक कर लेते हैं। ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला चार्ज भी इसको इधर की तरफ भगाएगा, तो अगर इस पे फोर्स 0 हो गया तो बात बन सकती है, तो बात बन सकती है। इसके साथ भी सेम होगा, ये नेगेटिव क्यू क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये पॉजिटिव ई क्या करेगा, इधर की तरफ भगाएगा, तो बात बन सकती है, तो बात बन सकती है, ठीक है। अच्छा ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, बीच में आएगा नेगेटिव क्यू, तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हमने मान लीजिए कि इस नेगेटिव क्यू को, नेगेटिव नेचर तो पता चलेगा ना चार्ज का, नेगेटिव क्यू है, इस नेगेटिव क्यू को मैंने इधर से x दूरी पर रखा, तो ये बेटा r - x के बराबर हो गई दूरी, तो ये वाला पॉजिटिव 4e इसे अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला e इसे अपनी तरफ खींच रहा है, राइट। तो अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो गए तो बेटा अपना जो काम है वो हो गया है, इक्विलिब्रियम में हो गया ना सिस्टम, ठीक है। तो k इसके ऊपर फोर्स लग रहा हूं मैं अभी, 4e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर k QE अपॉन r - x का स्क्वायर, e q से k से e q k चला गया, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन r - x का होल स्क्वायर आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, 2/x बराबर आ रहा है 1 अपॉन r - x, ठीक है। जो भी है बेटा मल्टीप्लाई कर लो, तो 2r - 2x बराबर आ रहा है x के, ये उधर चला जाएगा 3x हो जाएगा, तो 2r बराबर 3x आ रहा है, तो x बराबर होगा 2r/3, कितना होगा भाई 2r/3 होगा कि नहीं होगा, x बराबर 2r/3, ठीक है। तो हमें पता चल गया यहाँ से 2r/3, तो यहाँ से r/3 दूरी होनी चाहिए, पता चल गया, ठीक है। अच्छा मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बेटा, इस चार्ज का कैसे मैग्नीट्यूड निकालोगे, कितना होना चाहिए। अच्छा q है उसको आपने, चलो ठीक है इनका दिया हुआ है तो ठीक है आपने मान लिया, ठीक। तो आपने दूरी निकाल ली कि तीनों सिस्टम जो चार्जेस है वो इक्विलिब्रियम रहे, ठीक है। मैग्नीट्यूड और नेचर अपन बाद में देख लेंगे इसका, ठीक है। तो हमें कहाँ लिखना है, यहाँ से 2r/3 पे लिखना है, तब चार्ज रखना पड़ेगा, तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। अब आप इसका इक्विलिब्रियम चेक करना चाहते हो चेक कर लो, इसका करना चाहते हो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा इक्विलिब्रियम में रह पाएगा क्या, रह पाएगा क्या, अरे रह पाएगा क्या, हो भी सकता है, वो वाला रह पाएगा 4e, सोच के देखो, हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहानी थी बेटा अपनी कूलम लॉ के ऊपर प्रॉब्लम्स की। आई होप आपने काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं आज की क्लास में। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ में। किसकी बात करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्लास ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये भी चैप्टर का, और क्या होता है समझ में आ जाएगा। आज वाले क्वेश्चन सारे के सारे आप लोग सॉल्व कर लेना एक बार खुद से, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा बहुत। और इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे। अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हो और ये क्लास आपको अमेजिंग लगी
तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि रेगुलरली आप लोगों की क्लास होती रहेगी बेटा। शाम 6 बजे आपकी डेली क्लास होगी, राइट, शाम 6 बजे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स इस ऑर्डर में। तो फिजिक्स की क्लास हफ्ते में 2 दिन होगी, आप सभी लोगों को बता ही दिया है मैंने, है ना, मंडे को और थर्सडे को। तो शाम 6 बजे आपको फिजिक्स की क्लास के लिए मंडे और थर्सडे को जुड़ जाना है। बाकी बहुत सारी क्लासेस डेली 6 बजे चलेंगी, तो 6 बजे क्लासेस के लिए इस चैनल पे आपको आते रहना है, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा होमवर्क आप लोगों को मिलेगा, और वो होमवर्क बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपना होमवर्क कर सकते हो, इवन उसे हमारे पास सबमिट भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।